तंदूरी पनीर सैंडविच वाले की सफलता। मनमोहन का तंदूर पनीर सैंडविच का एक होटल था। उसके सैंडविच बहुत ही फेमस थे। मनमोहन ने इस होटल से खूब पैसे कमाए थे। उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसका खुद का घर था, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी सिवाय दुश्मनों की। उसके पास के होटल का मालिक मदन उससे बहुत जलता था। एक दिन वो कहता है, ये दूसरे गांव से आया हुआ मनमोहन एक दुकान से ही इतना बड़ा बन गया और मैं अभी भी वही का वही हूँ। बड़ा घर बना लिया, बेटे को कॉलेज में शहर पढ़ा रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मदन जलन की वजह से ऐसा सोचने लगता है। वो मनमोहन से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दोस्त बन जाता है और एक दिन मौका देखकर उसे एक शराब की दुकान में ले जाता है। तब मनमोहन कहता है, अरे मदन, मुझे शराब का शौक नहीं है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता और वैसे भी इसके फायदे कम और नुकसान ही ज्यादा है। अरे मेरे दोस्त, थोड़ी सी पीने में कोई बुरी बात नहीं है। इसे पीकर तुम्हें बुरा नहीं बल्कि अच्छा महसूस होगा। ऐसा कहकर मदन उसे जबरदस्ती से शराब पिलाता है। मदन ने पहले ही मनमोहन के तंदूरी पनीर सैंडविच होटल के कागज बना लिए और जैसे ही उसे ज्यादा शराब चढ़ गई तब मदन उन कागजों पर उसकी साइन ले लेता है। मदन बहुत खुश हो जाता है। मनमोहन शराब के नशे में गाड़ी चलाते घर आते रहता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तब उसकी पत्नी मीरा कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मीरा उसे तसल्ली देती है। एक्सीडेंट की वजह से मनमोहन बुरी तरह से घायल हो चुका था। पूरे 1 महीने उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता है। उसके इलाज का खर्चा भी बहुत था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो जब घर आता है तब कहता है, अरे मीरा, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए? ये सब क्या हो रहा है मीरा? आपके इलाज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उधर बेटे को भी तो फीस की जरूरत थी और आप ऐसे। फिर मैं क्या करती? मुझे उस वक्त जो उचित लगा बस मैंने वो किया। और हमारा होटल कहाँ है? अब तो वो हमारा नहीं रहा। आपके अस्पताल जाते ही मदन ने उस पर कब्जा कर लिया। मीरा की बातों से मनमोहन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका गुनहगार हूँ। उस दिन मदन ने ही मुझे शराब पिलाई और उसी ने ये सब किया। मैं उस मदन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मीरा। मनमोहन ऐसा कहते हुए गुस्से से होटल चला जाता है। लेकिन अब वो होटल उसका नहीं था बल्कि मदन ने उसे शराब की दुकान में बदल दिया था। तब मनमोहन मदन से कहता है, मदन, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे शराब पिलाकर तुमने मुझे फंसाया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी खोया है मैं फिर से उसे वापस हासिल करूंगा। देखना, तुम्हारी ये शराब की दुकान बंद करके ही रहूंगा मैं। हाँ चल जा बे जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अगर हिम्मत है ना तो अपने आप को वापस खड़ा करके दिखा। आया बड़ा। मदन उसकी धमकी को नजरअंदाज करके उसे धक्का देते हुए दुकान से निकाल देता है। मनमोहन बहुत दुखी हो गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अपनी पत्नी मीरा के साथ फिर से अपना तंदूरी पनीर सैंडविच का ठेला खोलने की सोचता है। तब उसकी पत्नी कहती है, देखना जी, फिर से वही भीड़ जमा होगी। हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा और हम अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। उस दिन सच में तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा हो गई। तब एक आदमी उसे कहता है, अरे मनमोहन, तुम नहीं थे तो हम सब ने तुम्हारे तंदूरी पनीर सैंडविच को बहुत मिस किया यार। तुम्हारे जैसा तंदूरी पनीर सैंडविच यहाँ कोई नहीं बनाता। वाह, मजा आ गया दोस्त। इतने दिनों के बाद आखिर तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए मिल ही गया। इस तरह से हर कोई मनमोहन के सैंडविच की तारीफ करने लगते हैं। उसका व्यापार फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। उधर मदन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता। मनमोहन के पास वापस पैसे आने लगते हैं। अब वो मदन के शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा निकालता है। शराब की दुकान बंद हो इसलिए दूर दूर तक जाकर वो अर्जी करता है और आखिरकार सरकार मदन की शराब की दुकान बंद करने की ऑर्डर देते हैं। तब मनमोहन खुद वो दुकान खरीदता है और मदन से कहता है, देखा मदन, मैंने कहा था ना कि मैं मेरा सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा और तुम्हारी ये दुकान बंद कर दूंगा। आज मैंने वो कर दिखाया, आप क्या कहोगे? मदन मनमोहन को वापस कोई जवाब नहीं देता।
और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर कहीं और बस जाता है। मैग्नेटिक स्कूल बस। एक छोटे से टाउन में शिम्बू और जम्बू नाम के दो भाई रहते थे। वे आकार में बहुत बलिष्ठ थे। उस गांव के लोग उनकी शरारतों को देखकर बहुत डर जाते थे। बलून में हवा भरकर गाय के सींग को वो बांध दिया तो गाय हवा में उड़ जाती थी। ये देखकर गाय का ओनर सर पकड़कर बैठ जाता था। सड़क पर साइकिल से आने जाने वाले लोगों को रस्सी बांधकर नीचे गिराकर भाग जाते थे। अरे मर गया, हे भगवान। उस साइकिल वाले की मदद करने के लिए एक व्यक्ति आता है और उसे उठाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, अरे नालायक बच्चे, इनके शरारतों को देखकर नए लोग गांव में आने के लिए बहुत डर रहे हैं। आखिर कौन है ये राक्षसी बच्चे? इनके पिता जमींदार हुआ करते थे। इनके पैदा होते ही सारा जायदाद चला गया। उससे वो काशी चला गया। बेचारी इनकी माँ ही देखभाल कर रही है। अरे अरे। बाद में दोनों चले जाते हैं। शंभू जम्बू पार्क में खेलते रहते हैं। भारी शरीर के कारण दोनों फिसल पड़ते हैं और बाकी सारे खिलौने टूट जाते हैं। इससे सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग शंभू जम्बू के घर जाकर उनकी माँ से कहते हैं, देखा, तुम्हारे बच्चे गांव वालों की शांति भंग कर रहे हैं। इनकी शैतानियां झेलना हमसे नहीं होगा। तुम्हें इस गांव में रहना है तो इन्हें यहाँ से निकाल दो या तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये बात सुनकर शंभू और जम्बू की माँ गुस्से से कहती है, हम क्यों जाए? बेचारे भोले भाले बच्चों ने ना समझी में किया होगा। वो सब हम नहीं जानते। कम से कम इन्हें स्कूल तो भिजवा दो, शायद इनमें बदलाव आ जाए। इतना कहकर सब लोग चले जाते हैं। पार्वती रात भर जागकर सोचते रहती है। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए बस के पास ले आती है। शंभू और जम्बू कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहकर हल्ला मचाते रहते हैं। अरे पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर क्या करोगे? चुपचाप स्कूल जाओ। इस तरह उन्हें स्कूल बस में बिठाती है। उन्हें देखकर बस में सारे बच्चे हंसते रहते हैं। शैतान कहीं के, जब भी देखो खाते ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। इस तरह कहकर चिढ़ाते रहते हैं। शंभू और जम्बू सुनकर दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। अगले दिन शंभू और जम्बू स्कूल बस के लिए रोड के किनारे खड़े होते हैं। तभी जम्बू कहता है, अरे इन्होंने हमें बहुत सता लिया। अब देख मैं इनके साथ क्या करता हूँ। शंभू एक बड़ा सा कीला निकालकर रोड पर फेंक देता है। इतने में बस आते ही कीला टायर में फंसने से पंचर हो जाता है। इससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बस उतरकर घर वापस चले जाते हैं। हर दिन बस आने के समय शंभू और जम्बू रोड पर कीला फेंक देते हैं और फिर से टायर पंचर हो जाता है। इस तरह स्कूल ना जाने के कारण सारे बच्चे शंभू जम्बू के साथ मिलकर शरारत करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे सोता रहता है, उसके ऊपर पानी फेंकना। इससे गांव के सारे लोग मिलकर बस ड्राइवर को बुलाकर कहते हैं, इससे पहले ये दो बच्चे ही शरारती हुआ करते थे, लेकिन स्कूल ना होने के कारण सारे बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। ये गांव नहीं, पागलों का अखाड़ा लग रहा है। हाँ, सच कहा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान हो जाएगा। सारी बातें सुनकर शंभू और जम्बू हंसते रहते हैं। तभी बस ड्राइवर कहता है, अरे पता नहीं कौन जानबूझकर टायर पंचर कर रहा है। तो क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। आप बस कल से बच्चों को स्कूल भिजवाने की तैयारी करें। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। शंभू और जम्बू बस का इंतजार करते रहते हैं। इतने में बस आने पर वो कीला फेंकते हैं, लेकिन इस बार कीला बस को चिपक जाता है। यह देखकर शंभू और जम्बू हैरान हो जाते हैं। थोड़ा करीब जाकर देखा तो बस के नीचे कीले छोटे लोहे के टुकड़े चिपके रहते हैं। ड्राइवर कहता है, बच्चों अभी बस में आकर बैठ जाओ। आज से कोई कीला टायर पंक्चर नहीं कर पाएगा। ये कोई मामूली बस नहीं, मैग्नेटिक स्कूल बस है। कैसा लगा मेरा आइडिया, मेरी क्रिएटिविटी? इस तरह वो बच्चों को स्कूल पहुंचाता है।
उस दिन से हर दिन बच्चे स्कूल जाने के कारण कुछ ही दिनों में उनकी शरारतें कम होकर गांव में शांति फैल जाती है और लोग शांति से जीवन बिताते हैं।